Let's say China. 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 I have to have my China. 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 I know China very well. China. 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 I'm from China. 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 I have people that I know in China. 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 I'm from China. 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 I have people that I know in China. 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 I go to China. I love China. जी हाँ, पूरी दुनिया इस समय चीन के रवैये से परेशान है। चीन दुनिया में कोरोना जैसी महामारी फैलाने के बाद अब न्यूक्लियर हथियारों की टेस्टिंग में जुट गया है। अमेरिका का कहना है चीन छोटे छोटे न्यूक्लियर हथियारों की अंडरग्राउंड टेस्टिंग कर रहा है। इस विषय में अमेरिका ने सैटेलाइट तस्वीर भी जारी की है। यानी कि चीन पहले बायोलॉजिकल वेपन टेस्ट करने के बाद अब न्यूक्लियर टेस्ट में भी जुट गया है। अगर पिछले कुछ सालों से अगर देखा जाए, चीन लगातार अपनी हरकतें करता आ रहा है। कभी दक्षिण चीन सागर में, कभी सिंजियांग प्रांत, कभी हांगकांग, कभी तिब्बत, कभी ताइवान। आज से ठीक एक साल पहले 1 जनवरी 2019 को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बयान दिया था कि ताइवान को चीन के साथ मर्ज होना ही पड़ेगा। ये आप सुन लीजिए। 中国人不打中国人，我们愿意以最大诚意，尽最大努力，争取和平统一的前景。因为以和平方式实现统一，对两岸同胞和全民族最有利。我们不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。针对的是外部势力干涉和极少数台独分裂分子及其分裂活动。广大台湾同胞不分党派、不分宗教、不分阶层、不分军民、不分地域，都要认清。 सोचिए 1 जनवरी को पूरी दुनिया में सभी लोग नया साल सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, वहीं चीन आकर के ताइवान को धमकाता है कि वो ताइवान को मर्ज कर देगा। हालांकि ताइवान ने भी पलटकर जवाब दिया और बता दिया कि वो चीन के इस इरादों को सफल नहीं होने देंगे। चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने अलग अलग तरीके अपनाए इनकी आवाज को दबाने के लिए। यहाँ तक कि चीन ने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की जिससे सड़क पर चलते हुए कार में बैठे इंसान का फेस स्कैन करके उसे पहचान सके। लाख कोशिशों के बाद भी चीन को कामयाबी नहीं मिल रही थी। इसी बीच चीन के पास एक आइडिया आया, जी हाँ, बायोलॉजिकल वेपन बनाने का। ये एक ऐसा वेपन है जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना उस इलाके को आसानी से कब्जे में लिया जा सकता है। दूसरे जितने भी वेपन हैं, चाहे वो कन्वेंशनल हो, चाहे मास डिस्ट्रक्शन वेपन हो, उसमें ये सबसे ज़्यादा सेफ वेपन है। चीन चाहता तो केमिकल वेपन यूज़ कर सकता था, चाहता वो गोली और बमों के इस्तेमाल करके भी कंट्रोल कर सकता था, लेकिन इसके साइड इफेक्ट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बायो वेपन के इस्तेमाल पर इंटरनेशनली कोई प्रेशर भी नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया में देखो जब भी महामारी फैली है, किसी एक पर्टिकुलर देश को इंटरनेशनली जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। अब हुआ क्या कि ये जब वायरस चीन की वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी से लीक हो गया, तो शुरू में चीन ने इसे दबाने की कोशिश करी। जिस डॉक्टर ने इसे डिटेक्ट किया था, उस डॉक्टर से ज़बरदस्ती एक बयान दिलवाया कि उसने वायरस देखा ही नहीं है। बाकी और जिन लोगों ने भी इस वायरस के बारे में बात करी, सरकार ने उनको चुप करा दिया। कितने लोग तो वहाँ पे किडनैप हो जाते हैं। अब चीन में क्या होता है वो सब
सिर्फ चीन को ही पता है, बाहर तो उसकी बात आती नहीं है, न ही वहाँ पे कोई सोशल मीडिया या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है बाहर अपनी बात भेजने के लिए। अब हुआ क्या कि जब ये वायरस पूरा फैल गया, पूरे शहर को चपेट में लेने लगा, तो चीन को एक आइडिया आया। उसने सी फूड मार्केट में काम करने वाली एक महिला को बुलाया और उससे ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया कि वो इसकी सबसे पहली पेशेंट है, या जिसको जीरो पेशेंट कहते हैं। जबकि इसका पहला पेशेंट कौन है आज भी एक रहस्य है। फिर उसके बाद चीन ने सबसे पहले WHO को कॉन्फिडेंस में लिया, और WHO भी चीन के इशारे पर तब तक ये स्टेटमेंट देता रहा कि ये वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता और किसी को चीन के साथ अपनी फ्लाइट सस्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ चीन अपने जितने भी इम्पोर्टेंट शहर हैं जैसे शंघाई, बीजिंग, शेंजन, इनको बचाने की कोशिश में लग गया, क्योंकि वो जानता था ये महामारी कितनी खतरनाक है। वो समझ चुका था इस महामारी को, लेकिन दुनिया को उसने कुछ भी नहीं बताया, इस बारे में कोई भी जानकारी लीक नहीं की, क्योंकि अब चीन ताइवान, हांगकांग जैसे डिस्प्यूट को छोड़ करके दुनिया को अब बर्बाद करना चाहता था, दुनिया को निशाना बनाना चाहता था। आज देख लीजिए जितने भी पावरफुल देश हैं, जो मेजर इकोनॉमी है, अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, यहाँ पर कोरोना ने बिल्कुल कहर बरपाया हुआ है। इनकी इकोनॉमी बिल्कुल एकदम शून्य पर चली गई है। सबसे कम नुकसान किसे हुआ? नॉर्थ कोरिया को, जो चीन का बहुत करीबी है। खुद चीन को और कुछ गरीब देश जैसे माली, सूडान, म्यांमार जैसे देशों को सबसे कम नुकसान हुआ है, क्योंकि इन देशों से इनका कोई चीन को कोई फ़ायदा है नहीं यहाँ पे वायरस फैलने से, यहाँ वायरस एक्सपोर्ट करने से। चीन को फ़ायदा तभी है जब दूसरे की इकोनॉमी नीचे जाएगी। आज चीन क्या कर रहा है? बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीद रहा है बहुत सस्ते में, उस पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन है, जब पूरी दुनिया की सारी इंडस्ट्रीज बंद हैं, लोग घरों पे बंद हैं, चीन क्या क्या प्लानिंग कर रहा है? सबसे पहले आप देखिए, अभी चीन एक वुहान सैटेलाइट छोड़ने की तैयारी कर रहा है। अभी किस प्रकार की सैटेलाइट है, इसका मिशन क्या है, वो चीन को ही पता है। हो सकता है ये वेपन कैरी कर रहा हो सकता है ये कुछ ऐसे थर्मल स्कैनर या कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी अपने साथ लेकर जा रहा हो जिससे पूरी दुनिया के न्यूक्लियर अड्डों का पता लग सके, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को डिटेक्ट कर सके। और दूसरा काम वो क्या कर रहा है? साउथ चाइना सी में अपनी नेवी की प्रेजेंस बढ़ा रहा है। वहाँ पे लगातार अपने जो कमज़ोर देश हैं, जो उसके आसपास के पड़ोसी देश हैं, उनको थ्रेटन कर रहा है। और इसके अलावा चीन जो है दुनिया को इस समय मेडिकल इक्विपमेंट बेच करके, घटिया मेडिकल इक्विपमेंट मैं कहूँगा, बेच करके पैसा भी बना रहा है। तो आप देखिए, चीन एक तरफ से पूरी तरह युद्ध की तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि इसका रिटेलिएशन हो सकता है, तो वो पूरी तरह से इस समय युद्ध की तैयारी में लगा हुआ है, सुपर पावर की पोजीशन हासिल करना चाहता है। और पूरी दुनिया इस समय जो है चीन की गुलाम बनने को तैयार है। खुद हम भारतीय लोग चीन का ऑलमोस्ट सारा हमारा जितना भी हाउस होल्ड आइटम है उसमें चीन का करीब करीब 80% सामान हमारे घरों पर अवेलेबल है। तो बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, प्लीज़ आप कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक नया वीडियो मैं बनाऊंगा, इसके बारे में पूरा एनालिसिस आपको